हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं पीएनबी के बारे में। एक और सरकारी कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इनका Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। जैसे अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि सारे के सारे फाइनेंशियल्स का एसेट क्वालिटी खराब होता जा रहा है। हर बड़े से बड़े बैंक में भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हमें देखने को मिल ही रही हैं। और स्पेसिफिकली अगर किसी भी बैंक का या माइक्रो फाइनेंस वाला डिविजन है, तो वहां पर तो प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा ही देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं पीएनबी का किस तरीके का हाल रहा, क्योंकि पीएनबी में जो आप रैली देख रहे हो ना, ये सारी की सारी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की रैली थी। ये जो शेयर 25 रुपए से आज के दिन 100 रुपए और ये करीबन करीबन 150 के आसपास का हाई टच करके आया, 130 140 जो भी करके आया, ये सिर्फ इस वजह से करके आया क्योंकि इनका एसेट क्वालिटी में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट आया था। जो इनका ग्रॉस एनपीए 12% के आसपास का पहुंच गया था, ये उसको सुधारते 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 ये 4.5% के आसपास ले आए हैं। इसी वजह से हमें इनके ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से इनके शेयर प्राइस में हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो आप देख लेते हैं इनकी एसेट क्वालिटी की क्या कहानी है। अब एक और चीज समझते हैं। पीएनबी कभी भी इन द हिस्ट्री कभी भी ये लोग हाई ग्रोथ कंपनी नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी जो ग्रोथ आ रही थी ईपीएस में, वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि कंपनी का जो क्रॉस एनपीए नंबर्स है, मतलब जो एसेट क्वालिटी है, वो सुधर रहा था। अब एसेट क्वालिटी सुधर रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, कंपनी को प्रोविजंस वापस मिल रहे थे, मतलब कंपनी को ज्यादा प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा था अपने लोन्स के लिए। तो क्या हो रहा था, वो वाला पैसा इनको वापस मिल रहा था और वो इनका नेट प्रॉफिट को बूस्ट दे के आ रहा था। तो अगर आप देखोगे, इनका कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि इनका लोन बुक ग्रोथ बहुत तगड़े पेस पे आ रहा है और लोन बुक ग्रोथ की वजह से ईपीएस ग्रोथ आ रहा है। हमेशा एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से ईपीएस ग्रोथ आ रहा था। तो ये चीज हमें इस क्वार्टर में थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिली है। अभी भी ये इंडस्ट्री एवरेज से तो कम पे ही ग्रो कर रहा है, बट जिस पेस पे ये लोग पहले ग्रो किया करते थे, उससे ज्यादा पहुंच गए हैं, उससे बेटर परफॉर्मेंस करके लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने पिछले क्वार्टर में भी 7%, 7 या 8% के आसपास का ग्रोथ दिखाया था और अ वाई वाई लेवल इन टर्म्स ऑफ लोन बुक। तो उसको ये लोग थोड़ा बेहतर करते हुए देखने को मिले। तो ठीक है, ये अच्छी चीज है क्योंकि देखो, एसेट क्वालिटी का ग्रोथ आप ज्यादा लंबे समय तक लेके नहीं आ सकते भाई। आप ऑलरेडी 2 साल चला चुके हो और ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल और चला लोगे। जब आपकी एसेट क्वालिटी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, उसके बाद आपको इंक्रीमेंटल जो बूस्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको जो अगला सेट ऑफ ग्रोथ आएगा, जो अगला लेग ऑफ ग्रोथ आएगा, वो आपका आएगा, आपका जो आपका लोन बुक बढ़ेगा उसी से। तो आपको अब लोन बुक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब सिर्फ एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट से बात नहीं बनने वाली। तो ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ रहा है, बट अभी भी इंडस्ट्री से तो कम लेवल पे ग्रो कर रहा है। अब इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे निकाल रहे हैं हम? अब जो देश के सबसे बड़े दो बैंक है, एक 35 लाख करोड़ लोन बुक का और एक 25 लाख करोड़ लोन बुक का, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, इन दोनों की एवरेज ग्रोथ रेट ले रहा है। अगर इन दोनों की एवरेज ग्रोथ रेट के बारे में हम बात करें, तो 13-14% के आसपास का एवरेज ग्रोथ कर रही है ये बैंक। तो अगर 14% के आसपास का ग्रोथ कर रही है और कोई भी बैंक 14% से कम पे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो लोग मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। उनका मतलब उनका छोटा बुक होने के बाद भी इन बड़ी बड़ी बुक वाली बैंक से कम पेस पे ग्रो कर रहे हैं। तो वो है एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री लेवल से कम पेस पे ग्रो करोगे, इसका मतलब आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हो। तो अभी भी पीएनबी कर तो कम रेट पे ग्रो रहा है, पर जो इनकी एवरेज ग्रोथ रेट रही है पिछले कुछ सालों की, वहां से स्थिति बेटर हुई है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 1,12,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर सबसे पहले हम ग्रोथ का फिगर देखें, तो यहाँ पर लोन बुक ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को मिला है 12% के आसपास का, और डिपॉजिट ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को मिला है 11.3% के आसपास का। तो दोनों ही अच्छा नंबर है। प्रीवियस रिजल्ट से हम कंपेयर करें, इंडस्ट्री से अभी भी नीचे है। ये देखो, ये चीज समझ के चलना है। इंडस्ट्री से अभी भी नीचे है, बट जिस पेस पर पहले ये लोग ग्रो किया करते थे, उससे आगे बढ़ेंगे। 7-8%, 9% से आगे बढ़ के अब 12% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। और जब डिपॉजिट ग्रोथ आपका, जो आपका लोन बुक ग्रोथ है, उसके आसपास का है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा लेवरेज भी नहीं कर रहे। क्योंकि देखो, जिस पेस पे आपके पास अंदर पैसा आ रहा है, उसी पेस पे आप बाहर पैसा भेज रहे हो, क्योंकि बैंक का यही तो काम है कि एक तरफ से पैसा लो, दूसरी तरफ पैसा दो। तो ये जो इनका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट आ रहा है, ये एक अच्छी चीज है कि ये क्लोजर टू आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है। तो ये भी अच्छी चीज है। अब अगर इनके हम लोन बुक साइज के बारे में बात करें, तो रफली रफली 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका लोन बुक बन गया है। अब देखो, इसको दो मेन डिविजन में पहले बांट लेते हैं लोन बुक को। एक हमारा हो गया डोमेस्टिक वाला और एक हमारा हो गया ओवरसीज वाला। तो ओवरसीज वाला बुक तो कुछ 5-6% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, बट इस बार बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। उसमें करीबन करीबन 34-35% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला। और अगर हम डोमेस्टिक बुक के बारे में बात करें, जो 95% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है,
वहां पर हमें 11.7% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो दोनों में ही इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, दोनों में ही अच्छा ग्रोथ है। अब देखो जो ओवरसीज वाले में बहुत धमाकेदार ग्रोथ आया 34-35% के आसपास का, वो तो सीधी सी बात है, बेस छोटा है, बहुत छोटा बेस है। छोटे बेस के ऊपर ज्यादा ग्रोथ आना नॉर्मल सी चीज है। कि देखो अगर आप 1 रुपया लेके चल रहे हो, तो अगर 1 रुपए में आपने 1 रुपया ऐड कर दिया, दैट इज 100% इंक्रीमेंट। अगर आपने 100 रुपए पे 1 रुपया ऐड कर दिया, तो ये 1% इंक्रीमेंट हुआ, तो बेस इफेक्ट का फायदा मिला उस वाली बुक में। और वो 5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो उसमें अगर 30% 35% के आसपास की ग्रोथ लिया है, तो ओवरऑल बुक पे बहुत तगड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। ये चीज भी हमने देखी। उसके बाद अगर हम बात करें कासा के बारे में, क्योंकि देखो डिपॉजिट में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी भी कासा है। क्योंकि कासा क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स है एक बैंक के लिए। कासा अकाउंट्स क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो देखो बैंक के पास ये फैसिलिटी रहती है कि वो कासा अकाउंट खोल ले और वहां से पैसा उठा ले। तो सबसे सस्ता पैसा बैंक को मिलता है कासा से। और कासा रेशो जिस भी बैंक का जितना ज्यादा अच्छा होगा, उसका कंट्रोल ओवर इट्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग उतना ज्यादा होगा। तो अभी जैसे हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो सब लोग अपना कासा अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं, और उसका टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं, उसको एफडी करा रहे हैं। तो इस वजह से सारे के सारे बैंक से हमें कासा जो है वो खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। और इनके साथ भी सेम सिचुएशन रहा। इनका कासा ड्रॉप कर गया फ्रॉम 42.15% टू 39.31% ओवर वाई वाई लेवल। और इसको हमें थोड़ा सा क्वार्टरली भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप वाई वाई लेवल में मतलब आप 3 क्वार्टर बीच में छोड़ रहे हो। जब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कासा में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अभी वो भी नहीं आया, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे, वैसे वैसे ये चीजें सुधरती भी जाएंगी, ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी नहीं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी देखें, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कासा इनकी गिरेंगे, बट कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज नहीं है, बहुत ज्यादा स्टीप फॉल नहीं है कासा के अंदर। ठीक है, चलो ये भी चीज हमने समझ ली। इसके बाद हम समझ लेते हैं इनका एयुएन सेगमेंटेशन, जो लोन बुक सेगमेंटेशन है वो किस तरीके का है, कि कितना कॉर्पोरेट से आता है, रिटेल से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, एमएसएमई से आता है। तो अगर वो देखने जाए, तो अभी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉर्पोरेट्स का, जो है 44% के आसपास का। अगर हम बात करें रिटेल की, वो कंट्रीब्यूट करता है 25% के आसपास का, 16% एग्रीकल्चरल, एंड जो रिमेनिंग 15% है वो आता है हमारा एमएसएमई लोन से। और टोटल रैम कंट्रीब्यूशन, दैट इज रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई, वो अभी भी 55% के आसपास बना हुआ है। वो एकदम फ्लैट चला गया, उसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ठीक है, अब ये हुआ भी किस वजह से, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी इन्होंने रिकैटेगराइज किया अपने कुछ लोन्स को फ्रॉम एमएसएमई टू कॉर्पोरेट। तो जो पहले के एमएसएमई के अंदर दिखा रहे थे कुछ लोन, वो अब कॉर्पोरेट में शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से भी आपको ये नंबर स्टेबल दिख रहा है 55% के आसपास, नहीं तो ये 56, 57, 58% के आसपास चला जाता है ये रैम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल ओवरऑल ओवरऑल लोन बुक में। ये चीज भी हमने देखी। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे एक एक सेगमेंट का ग्रोथ भी देख लेते हैं। अगर हम रिटेल सेगमेंट के बारे में बात करें, तो रिटेल सेगमेंट ग्रो किया बाय 15%। जो आपका एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट है, वो ग्रो किया बाय 11%। एमएसएमई वाला ग्रो किया बाय 9%, और कॉर्पोरेट वाला ग्रो किया बाय 11.4%। अब देखो एक और चीज समझो, अब एमएसएमई वाले डिवीजन में से जब आपने कुछ लोन उठा के कॉर्पोरेट वाले में डाल दिए, तो कॉर्पोरेट वाले का रेट थोड़ा सा बूस्ट हो गया, और जो एमएसएमई वाला है उसका रेट थोड़ा सा कम आया। अगर इसको हम नॉर्मलाइज करें, तो कॉर्पोरेट वाला बढ़ा सिर्फ 6-7% के आसपास से, और जो आपका एमएसएमई वाला डिवीजन है वो बढ़ा 15% के आसपास से। तो ये अच्छी चीज है। देखो जितना ज्यादा आप रिटेल की साइड लोन दोगे, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट बुक तो बना हुआ खड़ा है, वहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपको फोकस करना है आपके रैम वाले पोर्शन पे। तो जितना ज्यादा आप रिटेल में लोन दोगे, एग्रीकल्चरल में लोन दोगे, एमएसएमई में लोन दोगे, उतना ज्यादा आपके लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पीएनबी के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, चलो ये चीज भी हमने देख ली। उसके बाद थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में, और थोड़ा सा यील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में देखोगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, रेपो रेट्स बढ़ेंगे, तो इनका भी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो करीबन करीबन 36 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का फर्क आया था इनके इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर। और उस पेस पे इनकी यील्ड नहीं बढ़े, मतलब जो इनका जो कस्टमर है उसका उसका इंटरेस्ट इस पेस पे नहीं बढ़ा। तो इसकी वजह से इनको थोड़ा सा निम्स में कंप्रेशन भी देखने को मिला। अब ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस रेट पे आपको पैसा मिल रहा है, वो तो सपोज बढ़ गया आधा परसेंट से, और जिस रेट पे आप पैसा दे रहे हो, वो आप आधा परसेंट से नहीं बढ़ा पाए, आप उसको 0.25% के आसपास ही बढ़ा पाए। तो ये जो आपका रिमेनिंग 0.25% है, ये आपकी स्प्रेड में से कटा, ये जो आपका मार्जिन आप बना रहे थे, ये उसमें से कटा है। तो इनके साथ भी वही चीज हुई। इसकी वजह से इनके निम्स में हमें कंप्रेशन देखने को मिला। फ्रॉम 3.1% टू 2.92% के आसपास इनका निम्स आ गया।
अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है। जो इस ये कंपनी गाइडेंस देके चल रही है उसी के अकॉर्डिंग है, कोई बहुत ज्यादा ये अपने गाइडेंस से डिले नहीं है। अगर आगे चल के हम गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे, ये चीज भी हमने देख ली। अब आ जाते हैं एसेट क्वालिटी के ऊपर। इस कंपनी का एसेट क्वालिटी अभी भी इंप्रूव कर रहा है और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन रहा है, जिसकी वजह से इसके सारा का सारा ईपीएस में ग्रोथ लेके आ रहे हैं। अगर हम देखें, अगर वाई वाई लेवल पे भी देखें तो इनका ग्रॉस एनपीए मूव किया फ्रॉम 6.9% टू 4.4%। अब देखो आप कितना अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप बचा है। आप इसको ग्रॉस एनपीए को 2-2.5 के आसपास लेके जा सकते हो, और कंपनी का गाइडेंस भी यही है। FY 25 में कंपनी करना भी यही चाह रही है। तो अगर आपका यहाँ तक आया तो अभी भी आपके ईपीएस में कुछ बूस्ट तो बचा है। बट जब आप एक बार 2.5-2% के आसपास पे आ जाओगे ग्रॉस एनपीए पे, फिर आपको इंक्रीमेंटली अपना एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत जोर आएगा। उस टाइम आपको चाहिए आपकी लोन बुक ग्रोथ का सपोर्ट। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें थोड़े थोड़े ग्रीन शूट्स देखने शुरू हो गए हैं कि थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमें लोन बुक ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। जो कंपनी पहले 5-6-7% के आसपास अपनी लोन बुक को ग्रो कर रहा था, अब वो बढ़ के 12% के आसपास तक पहुंच रही है। अच्छी चीज है। अगर हम फिर फाइनली नंबर्स के बारे, अच्छा उससे पहले एक नेट एनपीए के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। नेट एनपीए इनका घट गया फ्रॉम 1.47% टू 0.46%। तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ज्यादा स्लिपेज रेशो भी नहीं आया। अब थोड़ी सी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो वो स्लिपेज थोड़ी सी बढ़ गई फ्रॉम 0.8% टू 0.86%। वो कोई बहुत ज्यादा देखो, ये अगर आप एक बिजनेस लेने जा रहे हो ना, तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत चलते रहेंगे, और जब पूरी इंडस्ट्री में इतनी तगड़ी हेडविंड्स आ रही हैं, तो आपका थोड़ी सी एसेट क्वालिटी या थोड़ा सा स्लिपेज रेशो खराब हो गया या थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आप बहुत कंफर्टेबल लेवल पे हो, अभी भी आपने बहुत बढ़िया ही काम किया, यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आ जाते हैं थोड़े से नंबर्स देखने के बाद। अच्छा उससे एक क्रेडिट कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट है इनकी 0.08 के आसपास की, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कॉस्ट। 8 बेसिस पॉइंट्स की क्रेडिट कॉस्ट है इनकी, मतलब इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है ये क्रेडिट कॉस्ट। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चल के कंपनी को अपने लोन बुक खराब होते भी दिखने को मिल रहा है। अभी भी इनको लग रहा है कि अभी भी हम अपना ये जो एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट का ट्रेंड है, इसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो ये लोग अपनी क्रेडिट कॉस्ट को रिवाइज करते हैं, ऊपर की तरफ रिवाइज करते हैं। तो अभी भी यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एसेट क्वालिटी कंपनी में तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। अब चलिए अब हम नंबर्स देख लेते हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो वो बढ़ा 6% ओवर वाई वाई लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 10% ओवर वाई वाई लेवल। एंड अब यहाँ पर आता है, ये वाला काम हो रहा है हर क्वार्टर में पिछले 3 साल से इस कंपनी में। प्रोविजंस वेंट डाउन बाय 92% ओवर वाई वाई लेवल। जब आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आपको पता चल रहा है भाई ये वाला लोन मेरे लिए खराब होने वाला है, ये मेरा ग्रॉस एनपी क्रिएट हो गया है, हो सकता है मेरे को इसमें रिकवरी नहीं होगी। तो जो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आज के दिन ही मैं कुछ पैसा साइड उठा के रख दूं, जिससे जब ये लोन खराब हो तब मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। तो दैट इज आपका प्रोविजन। और इसके लिए हम प्रोविजन कवरेज रेशो के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब प्रोविजन कवरेज रेशो क्या होता है कि आपका जितना लोन खराब हुआ है उसका आपने कितना कितना परसेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो इन्होंने 96-97% के आसपास का प्रोविजन कवरेज रेशो बना के रखा हुआ है, जो और भी बेहतरीन बात है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है। अब 96% के आसपास का, 97% के आसपास का पीसीआर मेंटेन करने के बाद अगर आपके प्रोविजंस घट रहे हैं बाय 92%, तो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप दो तीन चीजें माइनस करते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप क्या माइनस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले आप माइनस करोगे प्रोविजंस, और प्रोविजंस के बाद माइनस करोगे टैक्स। टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है कि भाई अगर किसी कंपनी पे 30% लग रहा है तो 30% ही लगेगा। तो वो कांस्टेंट फिगर है। जो आपका वेरिएबल है दैट इज प्रोविजंस। तो आपने कितना ज्यादा प्रोवाइड किया वो फर्क डालेगा आपके नेट प्रॉफिट और आपके जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और आपके पार्ट के अंदर। तो जब आपका प्रोविजंस घट रहे हैं बाय 92%, तो आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और वही हमें यहाँ पर चीज भी देखने को मिली, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा बाय 145% ओवर वाई वाई लेवल। अब ये अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। जो अभी हम पिछले 10-12-15 मिनट से कहानी करते हुए आ रहे हैं, ये वही है। आपका पैट में ग्रोथ आया, ईपीएस में ग्रोथ आया, शेयर होल्डर का लिए ज्यादा पैसा बना। भाई शेयर होल्डर क्या है, एक एक शेयर ही तो लेके बैठा है। तो और ईपीएस क्या है, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। तो उसके हाथ में जो शेयर है वहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये काम तो सही हुआ, काम तो सही हुआ, बट किस तरीके से हुआ वो उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पर प्रोविजन घटने की वजह से ये नेट प्रॉफिट आया है। अगर यही नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आपके लोन बुक ग्रोथ की वजह से आता,
तो ये और भी ज्यादा अच्छी चीज होती है, ये चीज हमें देख के चलना है। तो आगे हमें यही ट्रैक करना है कि इनका यहाँ से एसेट क्वालिटी ना बिगड़े और लोन बुक में ग्रोथ आता जाए, एटलीस्ट ये इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे बढ़ते जाए, ये 15, 16, 17% के आसपास पहुंचेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर लेंगे। अब उसके बाद हम थोड़ी बहुत और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्यूआईपी किया, क्यूआईपी में क्या कर रहा है, मतलब इक्विटी डाइल्यूशन किया। इक्विटी डाइल्यूशन करने का क्या मतलब है, आप बाहर से पैसा लेके आए और अपने लेवरेज को थोड़ा सा कम किया। तो अगर आप करंटली देखोगे तो ये लोग 7 टाइम्स लेवरेज हैं और इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास का क्यूआईपी किया था। क्यूआईपी सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग बेची। अब देखो क्या होता है, एक बैंक जनरली जनरली 10 टाइम्स से 12 टाइम्स के बीच में जाके, अगर कोई सरकारी बैंक होगा तो 15 टाइम्स तक चला जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं जाते। तो ये 10 to 15 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हैं। अब जब आपका बैंक फुल्ली लेवरेज हो जाता है, 10 टाइम्स या 15 टाइम्स लेवरेज हो जाता है, उसके बाद आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप अपना लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे ले आओ, या फिर आप क्यूआईपी कर लो, मतलब इक्विटी डाइल्यूशन कर दो। जो आपके पास शेयर पड़ा है उसको थोड़ा सा बेचो, बेच के कंपनी के अंदर पैसा लेके आओ और फिर उसको डिस्बर्समेंट में चालू करो। क्योंकि आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल आपके पास पैसा है, तो आपको पैसा किसी ना किसी तरीके से तो लाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्बर्समेंट करने के लिए। तो आपके पास अब यही एक तरीका बच जाता है कि आप क्यूआईपी करो, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरे के पूरे लेवरेज हो, आप और ज्यादा लोन ले नहीं सकते, आप और ज्यादा अपना लेवरेज बढ़ा नहीं सकते। तो आप अपना शेयर बेचते हो, शेयर बेच के कंपनी के अंदर पैसा लाते हो और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल लेवरेज नीचे आ जाता है। तो इस कंपनी ने भी यही किया, इसके लिए रिक्वायर्ड हो गया था ये। अब ये लगभग लगभग 7 टाइम्स के आसपास लेवरेज है, कोई कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, जब आप क्यूआईपी करते हो तो आपका उस क्वार्टर में या वो 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में आपका आरओई थोड़ा सा नीचे आ जाता है। क्योंकि अगर हम आरओई का फॉर्मूला देखने जाए तो आरओई का फॉर्मूला क्या है, आरओए इंटू लेवरेज। जब आपका लेवरेज नीचे आ गया तो आपका आरओई थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है कि इस तरीके से अगर आपका आरओई नीचे आ रहा है। क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं कि भाई आपका आरओई का ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। बट अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यूआईपी कर रहा है और क्यूआईपी की वजह से उसका आरओई नीचे आ रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, वो एक बिजनेस साइकिल का पार्ट है कि भाई ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका धंधा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ही हो रहा है। तो चलिए, मोटा मोटी यही कहानी था। अब कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी गाइडेंस दे रही है 10 to 12% ग्रो करने का इस फाइनेंशियल ईयर में, क्रेडिट कॉस्ट को 0.1% के आसपास मेंटेन करके चलने का। और उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉस एनपीए नेट एनपीए लेवल्स की, तो सब में हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो ये चीज अच्छी है। बस हमें फोकस क्या करना है, थोड़ा सा लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ आ जाएगा तो और भी बेहतरीन बात हो जाएगी। और इसी वजह से आप देखोगे स्टॉक का री रेटिंग भी हुआ है। एक टाइम पे स्टॉक 0.3 0.4 0.5 टाइम प्राइस टू बुक पे करा था, वो आज 1 टाइम प्राइस टू बुक पे पहुंच गया है। इसीलिए ये एक्सपेंशन हुआ है इनके पीबी रेशो में। तो चलिए अभी के लिए तय रखते हैं, ये थी कहानी पीएनबी के बारे में। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।